जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मैसेज आते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है आपके लिए। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। जिन पेंशनर का अभी रिसेंट में माइग्रेशन हुआ है स्पर्श पे, उन्हें ओआरओपी 2 की चौथी किस्त नहीं मिली, क्या करें? जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर का अभी रिसेंट में माइग्रेशन हुआ है बैंक से निकलकर स्पर्श पे, और उन पेंशनर को ओआरओपी 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। अब वो पेंशनर्स पूछ रहे हैं सर हम क्या करें? दोस्तों, उन पेंशनर को फिलहाल अभी कुछ नहीं करना, उनको वेट करना है 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी तक। क्योंकि दोस्तों भारत सरकार के आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको ओआरओपी 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट जो मिलनी थी वो मिलनी थी 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी तक। तो दोस्तों 29 फरवरी तक आपको वेट करना है। हाँ, अगर 29 फरवरी तक आपको ओआरओपी 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती तो फिर 1 मार्च 2024 से आप फिर शिकायत डालना स्टार्ट करेंगे सीपी ग्राम के थ्रू, और डायरेक्ट एड्रेस करेंगे पीसीडीए स्पर्श को। दोस्तों ये काम आपको करना है 1 मार्च 2024 से, लेकिन अभी आपको फिलहाल वेट करना है। हो सकता है कि आपको 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी से पहले आपको ओआरओपी 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट मिल जाए। तो दोस्तों फिलहाल आपको अभी यहां पे वेट करना है 29 फरवरी 2024 तक, जब तक कि भारत सरकार का जो आदेश था उसका टाइम खत्म नहीं होता। थोड़ा आप यहां पे वेट करिए, उसके बाद आप फिर शिकायत डालेंगे 1 मार्च 2024 से। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए। और दोस्तों ये जो प्रस्ताव पास किए ये केंद्र सरकार को बताने के लिए, केंद्र सरकार से कुछ चीजें निकलवाने के लिए, कुछ चीजें पास करवाने के लिए। तो दोस्तों यहां पे अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने अपनी एक बैठक आयोजित करी थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें केंद्र सरकार से कुछ अपील करी, कुछ प्रस्ताव पास करे इन्होंने केंद्र सरकार के लिए। जैसे एनपीएस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करना कर्मचारियों के लिए। फिर दोस्तों 8 सीपीसी का गठन करना, यानी दोस्तों तमाम संगठन पीछे लगे हुए हैं केंद्र सरकार के कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कुछ ना कुछ पेंशनर को, कर्मचारियों को दे, चाहे वो 8 सीपीसी दे, चाहे पेंशन रिवीजन करे, चाहे फिर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे, कुछ ना कुछ करे केंद्र सरकार। तो दोस्तों इसी पर तमाम संगठन कुछ ना कुछ ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बैठक कर रहे हैं, ताकि कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आए केंद्र सरकार की तरफ से। तो दोस्तों ऐसे इन्होंने एक बैठक करी थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें केंद्र सरकार से अपील करी कि आप 8 सीपीसी का गठन करें, आप 8 सीपीसी लागू करें। अब दोस्तों ये सारी बात चली जाती है सरकार पे कि सरकार क्या देना चाहती है, लेकिन तमाम संगठन कोशिश करे हुए हैं कि भारत सरकार कुछ ना कुछ दे। तो ऐसी दोस्तों 8 सीपीसी का जो गठन है इस पर भी प्रस्ताव जा चुका है कि आप 8 सीपीसी लाइए और कुछ ना कुछ पेंशनर्स को दीजिए या फिर कर्मचारियों को दीजिए। तो दोस्तों ये अच्छी मांग है अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ की, ये अच्छी डिमांड है इनकी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए मल्टी मिशन समुद्री विमान सहित 84,560 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर की खरीद को मंजूरी दी है। दोस्तों एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि कर्मचारियों को देने के लिए, पेंशनर को देने के लिए, सैनिकों को देने के लिए, जवानों को देने के लिए, पूर्व सैनिकों को देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा खत्म होता जा रहा है। ना ही हम 18 महीने का डीआर का एरियर दे सकते हैं, ना ही ओआरओपी की गलतियों को ठीक कर सकते हैं, ना ही एक्स ग्रुप का जो मुद्दा है उसको ठीक कर सकते हैं, जो इतने टाइम से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूर्व सैनिक, ना ही उनकी मांगों पर हम ध्यान दे सकते हैं। मतलब हमारे पास पैसे की कमी पड़ रही है, और एक तरफ आप बड़ा बड़ा सामान ले रहे हैं,
यानी आप 84,560 करोड़ का सैन्य हार्डवेयर की खरीद को मंजूरी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय CI AWEIL के साथ रिमोट कंट्रोल गन के लिए 1,752 करोड़ का सौदा कर रहे हैं। यानी बाकी और चीजों के लिए आपके पास करोड़ों पैसा है, करोड़ों पैसा है खर्चा करने के लिए या फिर सौदा करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो बेचारे पूर्व सैनिक हैं, जो इतने टाइम से आंदोलन कर रहे हैं, वो कोई तो कोर्ट केस कर रहा है, उस पर विचार करने के पास आपके पास समय नहीं है, रिस्पांस देने का समय नहीं है, उनकी बातें सुनने का समय नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं। मैं मानता हूं कि देश को सुरक्षा प्रदान करना, हथियार खरीदना, ये अच्छी बात है, उस पर पैसा लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब चीजों के लिए अगर पैसा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पैसा खत्म हो रहा है? ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत सरकार के पास पैसा खत्म हो रहा हो आपको देने के लिए। तमाम और चीजों पर खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए हथियार खरीदे जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी तरफ, जहां दूसरी तरफ पैसा देना है, गलतियों को सुधारना है, पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं उन पर ध्यान देना है, उसके लिए आपके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है। ये मैं सवाल पूछता हूं, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? आप नीचे कमेंट करिए। 84,560 करोड़ सैन्य हार्डवेयर, इस पे मंजूरी, डिफेंस की बात कर रहा हूं मैं। फिर 1,752 करोड़ इसका सौदा। अगर पैसे नहीं है तो फिर ये खर्चा कहां से हो रहा है? इसका इन्वेस्टमेंट कहां से हो रहा है? इतना अमाउंट कहां से आ रहा है? ये मैं सवाल पूछता हूं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। मेरा सर्विस 15 साल 8 महीने 11 दिन है, रैंक है नायक, 2018 में पेंशन आया, बेसिक है मेरी अभी 20,160, यानी मुझे अभी नायक की पेंशन मिल रही है। क्या ACP हवलदार की पेंशन मिलेगी? मेरी लो मेडिकल कैटेगरी है, CO साहब ने मुझे घर भेज दिया। अब दोस्तों, इनका केस है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस का, यानी ACP हवलदार की पेंशन लेने के लिए, MSCP हवलदार की पेंशन लेने के लिए इनको 16 साल चाहिए, 16 से ऊपर चाहिए। चूंकि ये LMC थे, लो मेडिकल कैटेगरी थे, इसलिए ये डिसेबिलिटी की पेंशन भी ले रहे हैं। लेकिन ये डिसेबिलिटी की पेंशन सिर्फ नायक रैंक की ले रहे हैं, हवलदार की नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें घर भेज दिया और इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल कंप्लीट नहीं है। इसलिए रिकॉर्ड ने इनको मना कर दिया कि हम आपको ACP हवलदार नहीं देंगे। आप जो पेंशन ले रहे हैं 20,160, ये बिल्कुल ठीक पेंशन है। तो अब ये पूछते हैं पेंशनर, क्या मुझे ACP हवलदार की पेंशन मिलेगी? दोस्तों, रिकॉर्ड के अनुसार तो इनको नहीं मिलेगी, रिकॉर्ड इनको मना कर देगा, क्योंकि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं है। इसलिए आप डिसेबिलिटी पेंशन भी सिर्फ नायक रैंक की लेंगे और पेंशन भी 20,160 लेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ लेटरों के बेस पर इनको MSCP हवलदार की पेंशन दिलवाई जा सकती है। तो दोस्तों, इनका केस भी हम देख सकते हैं अगर ये पेंशनर्स हमसे कांटेक्ट करें। अगर ये पेंशनर्स हमसे कांटेक्ट करते हैं या फिर अपना नंबर देते हैं, तो फिर हम इनके केस को देख सकते हैं कि किसी तरह इनको MSCP हवलदार की पेंशन मिल जाए और डिसेबिलिटी भी इनको MSCP हवलदार की मिल जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे, कुछ पेजेस पे, तब इनको MSCP ग्रांट हो सकती है, क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत क्वालिफाइंग सर्विस कम है 16 साल पूरा होने में, क्योंकि ये बता रहे हैं 15 साल 8 महीने हैं। तो दोस्तों, कुछ महीने यहाँ पे कम है, जिस वजह से इनको MSCP नहीं मिली। तो अगर ये हमसे कांटेक्ट करें तो हम इनका केस टैकल कर सकते हैं और इनको MSCP हवलदार की लगवा सकते हैं। रिकॉर्ड तो मना कर देगा और रिकॉर्ड के थ्रू दोस्तों कुछ होगा भी नहीं, तो हम रिकॉर्ड को कुछ डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे हम जारी कर सकते हैं कि इनको MSCP हवलदार की दी जाए। तो इनका केस देखते हैं दोस्तों, अगर ये हमसे कांटेक्ट करें तो कुछ हो सकता है इनके केस को लेकर। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। रक्षा मंत्री या फिर राजनाथ सिंह जी का ट्वीट, इन्होंने एक मैसेज किया है और दोस्तों ये मैसेज किया है पूर्व सैनिकों के हित में। पहले ये मैसेज जानते हैं, फिर मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। इन्होंने मैसेज किया, रक्षा मंत्री जी ने, हम अपने सैनिकों का सम्मान करके उनका मोरल भी ऊंचा कर रहे हैं, यानी उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हम सैनिकों का सम्मान करते हैं। आप साइड में मैसेज भी देख सकते हैं। उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि देश के सैनिकों की गरिमा को बनाए रखें।
तथा राष्ट्र की सुरक्षा में जो उनका योगदान है उसका स्मरण करें, उसको याद रखें। दोस्तों, ये मैसेज में लिख रहे हैं कि हम पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं, जवानों का सम्मान करते हैं, और जो वो देश की रक्षा कर रहे हैं उसको भी हम याद रखते हैं। वो हमारे लिए सर्वोपरि है, प्रथम है। दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री जी बहुत अच्छा लिखते हैं, काफी चीजें बहुत बढ़िया लिखते हैं पूर्व सैनिकों के हित में। तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या वाकई में पूर्व सैनिकों का, जवानों का ख्याल रखा जा रहा है? खाली लिख देने से यहां पे मैटर सुलझता नहीं है, खाली बोलने से मैटर सुलझता नहीं है। जो एक्चुअल में ग्राउंड में पोजीशन है जवानों की, पूर्व सैनिकों की, उस पर आपका ध्यान क्या है? आप क्या उसका ध्यान रख रहे हो जो ग्राउंड पे पोजीशन हो रही है जवानों की, पूर्व सैनिकों की? इतने महीनों से आंदोलन चल रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। जवानों की जो मांगे हैं, पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो आप कैसे लिख रहे हैं कि हम पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं? यानी एक बंदा भी मिनिस्ट्री से पूर्व सैनिकों की बात नहीं सुन पाता। एक बंदा, इनका एक आदमी भी सही से पूर्व सैनिकों की बात नहीं सुनता। पूर्व सैनिकों की मांगे क्या हैं, उस पर कोई विचार अभी तक हुआ ही नहीं भारत सरकार के द्वारा। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, वो जो देश की रक्षा कर रहे हैं हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे सैनिक पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भारत की सुरक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि जो हमारे जवान हैं या फिर जो पूर्व सैनिक है, उन्होंने देश की रक्षा करी, या फिर जो अभी कर रहे हैं पूरी इच्छा लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ। तो क्या उनको उनका हक मिल रहा है? क्या वो मांग कर रहे हैं, उन मांगों को सुना जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, खाली लिखने से हमारा काम यहां पे खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी लंबी चौड़ी कहानी तो हम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी इंटरनल वो भावना व्यक्त नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्व सैनिक दुखी कितने हैं, कितने परेशान हैं। वो, उनकी पेंशन से रिलेटेड इतनी समस्याएं हैं, उनको दिक्कतें इतनी सारी हैं, चाहे किसी और मैटर से रिलेटेड हो, पेंशन से रिलेटेड हो। लेकिन जब तक वो सुलझेगी नहीं, जब तक हम अंदर से खुश नहीं हो सकते, ना ही हम ऐसा लिख सकते हैं। जो रियलिटी जानता है, जो ग्राउंड पर हो रहा है, अगर वो अंदर से जानता है तो वो इन चीजों को नहीं लिखेगा। मेरे अंदर से ये चीजें निकलती नहीं है कि मैं ऐसा लिखूं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम जब तक सॉल्व होएगी नहीं, मेरे अंदर से वो निकलेगा ही नहीं कि मैं ऐसा लिखूं। जो अच्छा होगा वही मैं लिखूंगा, जो करके दिखाएगा वही मैं लिखूंगा। तो दोस्तों, ये सब चीजें इन्होंने लिखी कि सैनिकों का सम्मान हमारा प्रथम दायित्व है, हम ऐसा ऐसा करते हैं, सब कुछ हम करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है? जवानों को उनका हक मिल रहा है? एक्चुअल में पोजीशन क्या है, वो जानना लायक बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप इन सब चीजों से क्या समझते हैं जो उन्होंने कमेंट किया? आप सब नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप अपने राय रखिए, आप अपने कमेंट रखिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी देखें, दूसरे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या फिर जो मिनिस्ट्री के लोग हैं वो भी देखें इन चीजों को। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।